स्वागत है आपका प्राइम 9 में। वो सालों तक करते रहे प्रवचन, गाते रहे धर्म और अध्यात्म के भजन। दुनिया समझती रही उन्हें बाबा, लेकिन बाबा की काली करतूतों का जब एक एक कर पर्दाफाश होना शुरू हुआ तो लोग हैरत में पड़ गए। यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम पहले जेल गए, अब उनके बेटे, बेटी और पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले 4 दिन से आसाराम का पूरा परिवार फरार है। सवाल यह है कि अगर वो पाक साफ हैं, धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, तो भाग क्यों गए, सामने क्यों नहीं आते? चर्चा आज इसी के इर्द गिर्द गुनहगारों का कुनबा। जोधपुर कोर्ट में आसाराम के सहयोगी शिल्पी और शिवा की जमानत याचिका खारिज होने से आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गईं। गौरतलब है कि शिल्पी और शिवा के अलावा आसाराम की बेटी भारती श्री पर भी आसाराम के पास लड़कियां पहुंचाने का आरोप लगा है। उधर पुलिस से भागते फिर रहे नारायण साईं ने सूरत के बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, विकल्प तलाश रहे हैं। तो साधनों के द्वारा सुख मिलता है वो क्षणिक है। अपना स्विच अपने हाथ रखो। आपके अनुकूल कुछ होता है तो भी वाह वाह, आपके प्रतिकूल कुछ होता है तो भी बढ़िया है। आप दोनों वृत्तियों में सम रहिए। ओजस्वी वाणी उठाइए, अपना स्विच अपने हाथ में रखिए, पराधीन मत बनिए। तो मधुर आवाज की वृत्ति ये सब कुछ मिटाकर हर परिस्थिति में जगन्नाथ का हाथ देखेगी तो आप भी उसी स्वरूप हो हर लफ्ज को उसका हक अदा कर बोलने वाली इस शख्सियत से अब पूरा देश परिचित हो चुका है। तो हृदयाकाश में जब सुवृत्ति उत्पन्न होती है तो सुख हो जाता है। अपने प्रवचनों से जादू बिखेरने वाली ये महिला कोई और नहीं, भारती श्री है। जी हां, भारती श्री जोधपुर जेल में बंद नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की बेटी और रेप के आरोपी नारायण साईं की बहन भारती। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सूरत की 2 बहनों ने जो रेप केस दर्ज करवाया है, उसमें भारती और उसकी मां लक्ष्मी देवी को भी आरोपी बनाया गया है। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मी बाई उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक आसाराम की बेटी भारती खुद गाड़ी में बिठाकर अपने पिता के पास लड़कियां पहुंचाया करती थी। उसकी बेटी भारती कई बार लड़कियों को लेकर जाती है, आश्रम से नहीं लेके जाती, आश्रम से लेकर नहीं जाती। आश्रम से क्या किसी को पता नहीं चला। आश्रम के बाहर हमारी गौशाला है, गौशाला के बाहर जो रोड है वहां पर तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ। आपने सुना, बरसों तक आसाराम और नारायण का शिकार बनी लड़की ने भारती के बारे में क्या कहा। यकीन करना मुश्किल है, क्या ऐसा प्रवचन देने वाली भारती, लोगों को अध्यात्म की ओर बुलाने वाली भारती सचमुच गुनहगार है? तो वही हृदय पटल आकाश ही है, हृदय आकाश है। अगर वो गुनहगार है तो फिर वो क्यों छिपी है, सामने क्यों नहीं आती भारती? पुलिस के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखती भारती? आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद से आसाराम का पूरा परिवार लापता है। नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, फिर भी वो सामने नहीं आ रहा है। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और आसाराम की बेटी भारती दोनों गायब हैं। क्या है आसाराम के आश्रमों का सच? क्या है भारती और लक्ष्मी की हकीकत? दसों दिशा अरबपति आध्यात्मिक गुरु आसाराम की बेटी भारती अपने प्रवचनों में कविता, दोहे, संगीत यानी कि हर विधा का इस्तेमाल कर
भक्तों को सांसारिक सुखों को त्याग कर प्रभु की शरण में आने की दावत देती है और उसकी मधुर वाणी को सुनकर उसके भक्त गदगद हो जाते हैं। जैसे जहाँ अग्नि लगती है, जहाँ आग लगती है तो क्या करते हैं कि जल्दी से उठाकर पानी की बाल्टी को छिड़क देते हैं आग पर। हर तरह के आग धर्म शमित उपदेश हो देने में जाती है। माहिर, वैसे ही बोलने की शांति कला में की प्रवीण आग। और रेप केस में सह आरोपी भारती 2004 से अपने पिता के सत्संग के काम में जुटी है। 1974 में जन्मी भारती की शादी हेमंत से हुई थी, लेकिन उसकी अपने पति से नहीं बनी और शादी के 3 बरस बाद ही भारती का तलाक हो गया। सूत्रों के मुताबिक आसाराम की बेटी अहमदाबाद के एक स्कूल की मालकिन है। भारती ने रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो आश्रम में नहीं, एक आलीशान बंगले में रहती है। अपने ही पिता तक नाबालिग लड़कियां पहुंचाने के आरोप के बाद पूरे देश में भारती की छीछा लेदर हो रही है। पुलिस भारती को तलाश रही है और भारती पुलिस के चंगुल से भागती फिर रही है। वैसे प्रवचनों में भारती खूब बताती है कि कैसे लोग क्षणिक सुख जुटा रहे हैं। जो साधनों के द्वारा सुख मिलता है वो क्षणिक है। दूसरी बात, सीमित है। क्षणिक है मतलब जब तक उसको भोगा जाए तब तक तो मिलता है, उसके बाद नहीं। भारती ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो आसाराम अपने परिवार में भी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे। यह भी बताया जाता है कि नारायण साईं और भारती के दरमियान अच्छे संबंध नहीं है। भारती श्री के नाम से जानी जाने वाली भारती पहले महिला आश्रम संभालती थी, लेकिन बताया जाता है कि धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व बढ़ाया और यही वजह बनी उसके भाई नारायण साईं से उसके रिश्ते खराब होने की। नाबालिग से यौन उत्पीड़न और फिर सूरत की 2 बहनों से रेप का केस। आरोपों पर अगर गौर किया जाए तो खुद को संत, गुरु और भगवान कहलाने वाले आसाराम और नारायण साईं ने न सिर्फ नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया, बल्कि उनके आश्रमों में कई गलत धंधों को भी अंजाम दिया जाता है। मुझे जानकारी है, वहाँ तक यहाँ पर बच्चों के साथ ये लोग सृष्टि विरुद्ध का कृत्य भी करते हैं और इसकी बहुत सारे प्रमाण भी हैं और इन लोगों को मैसेज भी दिया गया, बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाए भी गए, संचालक है, प्रमुख है, यहाँ तक कि बापू तक भी बात पहुँचाई गई, किंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या भारती और उसकी मां लक्ष्मी अपनी मर्जी से आसाराम के गुनाहों में शरीक हुई या फिर किसी दबाव के चलते उन्होंने ऐसा किया? सूत्र बताते हैं कि आसाराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और नारायण साईं के बीच भी संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी दोनों संतान उनकी संपत्ति पर निर्भर होने की वजह से उनके कुकर्मों के सहभागी बने हुए हैं। अपनी डोरी अपने हाथ रखो। क्या यही है भारती का सच? क्या यही है लोगों को अपने प्रवचनों से मंत्र मुक्त करने वाली भारती की हकीकत? खुश हो गए? उपदेश देना किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने में अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो असलियत पता चलती है। रेप केस में अपने पिता की मदद करने की आरोपी भारती को गुजरात पुलिस तलाश रही है, लेकिन भारती लापता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक एक दिन लगभग इस मसले में एक नया रहस्य उद्घाटन करने वाला साबित हो रहा है और जैसे ही कोई नया रहस्य उद्घाटित होता है लोगों के सामने, वो लोग जिन्होंने आसाराम को अध्यात्म के चेहरे के तौर पर माना, पूजा और उसकी स्तुति की है, वो लोग अब हैरान होते हैं, अंदर से कष्ट में होते हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को समझा कैसे जाए, क्योंकि इस मामले के तमाम पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि आसाराम अध्यात्म का चोला और चोंगा पहने हुए इतने दिनों तक लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते रहे, या फिर ऐसा नहीं था, दरअसल लोग उनसे डरे हुए इतने रहते थे, वो लोग जो उनके विक्टिम होते थे, सताए हुए होते थे, कि उनका मुंह खोलने का साहस नहीं होता था। ऐसा क्यों होता था कि मुंह खोलने का साहस नहीं होता था? शायद इसलिए कि किसी और बड़े हाथ का प्रश्रय उनको हासिल था, या ऐसा नहीं था तो क्या इतना जबरदस्त उनका सम्मोहन और जिन बातों को कहा जाता है कि पारलौकिक होती हैं और लेकिन इस दुनिया में होती हैं
और पराभौतिक होती हैं, उसमें इतना जबरदस्त उनका कमांड था कि लोगों को सम्मोहित और वशीभूत करके रखते थे और किसी का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। दूसरा ये कि क्या आसाराम अकेले नहीं, पूरा का पूरा परिवार इसी किस्म का अध्यात्म के नाम पर एक तरह की ठगी कर रहा था और लोग उसको समझ नहीं पाए। और ये पूरा परिवार, आपने देखा आसाराम जैसे ही शिकंजे में आने शुरू हुए, नारायण शाही व्यक्ति थे, इंदौर में सामने आकर उन्होंने मीडिया के सामने पहुंचकर न सिर्फ मीडिया के साथ हुई बदसलूकी के लिए माफी मांगी, बल्कि ये भी कहा कि वो पाक साफ हैं और जल्दी ये बात साबित हो जाएगी। इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ कि आप उस चेहरे से और उस पर दिख रहे भरोसे से भी कहीं भ्रम में आ जाएं कि क्या वाकई जो सोचा जा रहा है वो गलत है। हकीकत यही है कि वो पाक साफ हैं, अध्यात्म और ईश्वर के पुजारी हैं। बहरहाल अब क्या हम ये समझें कि इस मामले के साफ हो जाने के बाद और जिनके 4-5 करोड़ फॉलोअर्स बताए जाते रहे हैं, उन आसाराम की एक दूसरी हकीकत सामने आने के बाद अब लोग कोई सबक लेंगे और कम से कम समाज में बहुसंख्य लोग यूं किसी की तरफ से ठगे जाने से और भ्रमित होने से बच जाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास लोग। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। मुंबई से जुड़ रही हैं लेखिका प्रज्ञा विकास और मॉडल उर्वशी सोलंकी। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वकील रेखा अग्रवाल जी और नारायण साईं के पूर्व सचिव महेंद्र चावला। आप सभी का बहुत स्वागत है। और महेंद्र साहब, सूरत के अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये बताना कि मैं भागा नहीं हूं, भगोड़ा नहीं हूं और मैं विकल्प तलाश रहा हूं, ये क्या उसी तरह के पैतरों की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई जो आसाराम के समय में हम देखते रहे, उनका भागना, छिपना दूसरे आश्रमों में, फिर आना, नमूदार होना, कभी गुस्सा कभी प्यार, क्या इसी तरीके का ये भी मामला है? और उनके काठमांडू चले जाने की जो खबरें हैं कि आपकी जिनसे बात होती होगी लोगों से, अभी भी आपके कुछ लोग तो टच में होंगे, क्या वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, देखिए, मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जब लुकआउट नोटिस जारी हुआ उससे पहले ही वो काठमांडू पहुँच चुके थे। और बाकी जैसे आपने बात कही कि क्या ये पैतरे वही पैतरे हैं जो आसाराम बापू अपना रहे थे, बिल्कुल वही पैतरे हैं। अब मीडिया के जरिए ये कहना, एक वो भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये कहना कि मैं निर्दोष हूँ, अगर आप निर्दोष हैं तो सामने आओ भाई, सामने आकर अपनी निर्दोषता के सबूत दो। वो लड़की इतने समय तक पीड़ित रही, वो पीड़ित लड़की ने जो 164 का बयान दिया है, आप सामने आओ, आप सीबीआई जांच की मांग करो। और पहले तो सबसे पहले आप पुलिस को आप सामने आकर पुलिस को हर तरह की जांच के लिए आप सहयोग कीजिए। जो देखिए, कानून के एक्सपर्ट कह रहे हैं जो गलती बापू ने की वही गलती बेटा कर रहा है, तो आप वो गलती ना करें। आप पहली बात तो नारायण साईं निर्दोष नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये बात पता है, मैं तो वर्षों तक उनके साथ रहा हूं। और जब वो निर्दोष नहीं है तो सामने आएंगे भी नहीं, निर्दोषता का कोई सबूत उनके पास है नहीं, वो दोषी हैं, मुझे पता है। अभी कानून ने उनको दोषी करार नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है नारायण साईं दोषी है और उन पर जो आरोप लगे हैं वो भी सच्चे हैं, क्योंकि उन पर ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे आरोप आसाराम बापू पर लगते रहे हैं। अगर हम पिछला बापू का इतिहास उठाकर देखें तो समय समय पर उन पर आरोप, यही वाले आरोप जो अब लगे हैं, वो आरोप लगते रहे हैं। आरोपों की जो झड़ी है, अब समय ऐसा आया कि वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया है, तो अब ये सामने आ रहा है और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। पहले लोग सामने नहीं आ सकते थे, लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था। ये एक बड़ी अहम बात, और इसी पड़ाव पर आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। रंजना जी, क्यों इतने दिनों तक कोई एक बात छिप सकती है? कोई किसी एक के साथ ऐसा नहीं किया गया, अगर बहुत सारे लोग शिकार रहे हैं, एक आश्रम दर आश्रम में एक नहीं कई, तो कैसे ये बात इतने दिनों तक छिपी रही और वो पूरे कुनबे के बारे में छिपी रही, और अचानक जब ये बातें आ रही हैं सामने तो हर एक परिवार के हर किसी के बारे में सामने आ रही हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जो काम करते रहे? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस सवाल पर मुझे कुछ बोलना नहीं था, और ये मैंने तय किया था जब पहली बार ये साबित हुआ कि क्रिमिनल है व्यक्ति जो एक छोटी बच्ची के साथ अपराध करके अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, और वो बातें सब सामने आ गई धीरे धीरे करके। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित, चूंकि मुझे बोलना नहीं था और मुझे बताया गया था किसी और विषय पर चर्चा है, इसलिए मैं आपके साथ शामिल हुई हूं। चूंकि अब चर्चा में हूं तो मैं कहना चाहती हूं कि ये जो पूरा मामला है, ये गैंग ऑफ फ्रॉड्स थे जो एक साथ थे। जब तक एक दूसरे को सूट कर रहा था तब तक ये लोग कोई बोल नहीं रहे थे। अब अचानक सबके सब फ्रॉड सामने आ गए और सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और मैं इस मामले में, और चूंकि मैं हिंदी भाषी स्वयं हूं, मैं हिंदी मीडिया,
हिंदी अखबार, हिंदी टेलीविजन के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि वही लोग महिमा मंडित करते रहे इस तरह के लोगों को, और समाज के लोगों में भ्रांतियां फैलाने में अगर लोगों ने साथ दिया और तमाम तरह के चमत्कारी बाबाओं को सामने लेकर आते हैं। आज भी टेलीविजन पर विज्ञापन चलता है जिसमें कोई चमत्कारी बाबा बैठते हैं और वो कुछ उल्टी सीधी, एक डायबिटिक को कहते हैं कि तुम रसगुल्ला खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे, एक बीमार व्यक्ति, तो दुनिया भर की इस तरह की बातें होती हैं दिनेश जी। और समाज में अच्छे वैज्ञानिक मूल्यों को बनाने की जगह आस्था हर जगह पर है, हर समाज में आस्था होती है, लेकिन आस्था के लुटेरों को आगे नहीं लाया जाता है, आस्था के लुटेरों को महिमा मंडित नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है और सब लोग अब चूंकि अब वो तो मैं मानती हूं कि जहां तक ये सवाल है, इस फ्रॉडमैन का सवाल है, कुनबे का सवाल है, जो भी है, एक क्राइम हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी चार्जशीट बनाएगी, रिपोर्ट फाइल। तो नीरजा जी इसके दूसरे पहलू को उजागर कर रही हैं। नीरजा जी का कहना यह है कि अगर कुछ लोगों की तरफ आज आप उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपको ठगने का काम किया है, उन्होंने आपके साथ छलावा किया है, तो ये भी देखा जाए कि किसी एक समय में उनका महिमा मंडन करने का काम किन किन लोगों ने किया। अंधे की तरह आंखों में पट्टी बांधकर उनको फॉलो करने का काम किसने किया, और कई बार उन्हीं के कामों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का काम किसने किया। क्या उसमें समाज के बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो भी उतने ही भागीदार हैं। नीरजा जी, आपको ये लगता है क्या कि अगर इन टोटलिटी इस कहानी को देखना है और इस पूरे मामले को समझना है तो इसके हर एक किरदार को समझना होगा, और जिसमें समाज के दूसरे अंग भी शामिल हैं, फॉलोअर्स भी शामिल हैं? देखिए, ये बात सही है कि इतना बड़े लोग, 4-5 करोड़ कोई कम संख्या नहीं होती जो उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की एक रिलीजन में, एक स्पिरिचुअलिटी में एक आस्था है। आस्था को आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। आस्था को अगर कोई गुरु भी नहीं कहूंगे, धर्म का इस्तेमाल करने वाला इस तरह से यूज करता है, जो कि अब सामने आने लगा है, और लोग इतने समय से इसको झेलते रहे हैं, हिम्मत नहीं थी कि बोले। जो असली चीज हमारे समाज में अब हो रही है, जो बहुत अहम चीज है, मैं मानती हूँ, वो ये है कि माहौल बदल रहा है। ये नहीं कि ये चीजें खत्म हो गई हैं। एक तो मीडिया, उनको रंजना जी ने मीडिया का एक दूसरा रोल कहा कि उन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया है, लेकिन आज मीडिया उनको उजागर कर रहा है। अगर एक बलात्कार का केस होता है जो कि पहले एक छोटी सी लाइन में डिसमिस हो जाता था, चैनल्स में बात नहीं होती थी, सिर्फ सेलिब्रेटेड केसेस की बात होती थी, आज हर केस को उजागर किया जा रहा है, उस पर बवाल मचता है, प्रेशर पड़ता है पॉलिटिकल क्लास पे, प्रेशर पड़ता है सरकारों पे कि उसके बारे में वो कुछ करें। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट आया है महिला अपराध को लेके हमारे समाज में, जिसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसमें बहुत चीजें, लेकिन एक और बात ये भी है नीरजा जी कि हम समाज के तौर पर, हम किसी के भक्त के तौर पर, हम किसी शायद जर्नलिस्ट के तौर पर, हम कानून के रखवाले के तौर पर, हम जनता के नुमाइंदे के तौर पर बहुत सारी बातों से आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। जैसे इसी एक मामले में बहुत सारे लोग, अब जब आसाराम के संदर्भ में तमाम बातें उजागर हुई तो किसी ने भूमाफिया कहा, किसी ने कहा कि वो तो शुरू से ठगी का काम करता रहा व्यक्ति है, ये तमाम बातें। लेकिन कभी किसी ने एक्शन लिया? महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी का मसला रहा हो या तमाम दूसरे ऐसे किस्से जिसमें एक तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूरे के पूरे लोग तब किसी एक खास मौके पर हमलावर दिखाई देते हैं। जैसे आज आप देखें, अलग अलग स्टेट्स के लोग आवाजें उठा रहे हैं, वहां का प्रशासन कहीं ना कहीं से चीजें जुटाकर ला रहा है जो आसाराम के खिलाफ है और सामने रख रहा है। लेकिन पहले इन बातों से एक बड़े अरसे तक उन्होंने आंखें क्यों मूंदी जो कानून के रखवाले रहे हैं और जिनका काम था कि इस तरह की चीजों को ढूंढें, उजागर करें और जो गलत है उसको सजा दिलाएं। रेखा जी से बात होगी, मुंबई भी चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। हमारे साथ खास लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और अब जिनका रुख करेंगे वो हैं प्रज्ञा विकास, लेखिका हैं, मॉडल उर्वशी सोलंकी हैं। उर्वशी, आपके पास किस एक को दोष दें? कभी हम देखते हैं कि कास्टिंग काउच का कोई मसला सामने आता है और उसमें कोई एक निर्देशक, निर्माता ब्रेक देने के नाम पर किसी का शोषण करता है।
कभी किसी डॉक्टर के बारे में पता चलता है कि उसने अपने पेशेंट के साथ इस तरह की हरकतें की हैं, कभी टीचर के बारे में पता चलता है कि उसने तो छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, किसी इंजीनियर के बारे में पता चलता है, किसी नेता के बारे में पता चलता है, किसी मंत्री के बारे में पता चलता है कि उसने बलात्कार किया, यौन शोषण किया। क्या ये समझा जा सकता है कि हम एज अ सोसाइटी भी बहुत सारे मामलों में हिपोक्रेटिक हैं और वही हिपोक्रेसी किसी बाबा के माध्यम से यूं भी झलकती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी एक शक्ति है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान शायद बोल नहीं पाता है या तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मैं जाके बोलूं किसको, या तो वो सिचुएशन उसको मजबूर कर देती है कई बार करने के लिए। लेकिन वो डिपेंड होता है कि आप कहां पे हो, क्या हो, आपको क्या करना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं था कि वो इतने दिनों तक चुप क्यों रही या लोग इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। मेरा सवाल यह था कि हर एक तबके से ऐसा क्यों दिखाई देता है, समाज के लगभग हर एक वर्ग का से जुड़े हुए लोग ऐसे मामलों में मुब्तला अगर दिखाई देते हैं, तो क्या हम ये समझें कि हम दोहरे मापदंडों में जीने वाले लोग हैं और इसी तरह की बातें कभी कभी उजागर हो जाती हैं, यूं कभी आसाराम के माध्यम से, कभी किसी मंत्री के माध्यम से, कभी किसी ऐसे डॉक्टर के माध्यम से, इंजीनियर के माध्यम से। ये चल हर जगह रहा है, किसी को भी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, देखो, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर जगह पे हो रहा है और होता है। मैं इस चीज को मानती हूँ, चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो या चाहे कोई भी फील्ड आप ले सकते हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि ये जो होता है वो एक लेडी, एक फीमेल के साथ ही होता है। तो मैं यही एक फीमेल होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको उजागर होना चाहिए, उनको मीडिया के सामने होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप पब्लिक के सामने उन लोगों को खोल सको, उनके बारे में बता सको कि एक्चुअली वो लोग क्या है। चलिए, हमारे साथ प्रज्ञा विकास जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रज्ञा जी, जब पूरा का पूरा, एक बात और ये भी समझ में नहीं आती कि फैमिली का स्ट्रक्चर, खासतौर से आज आप किसी से बात कीजिए, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड आज जब उनसे इस मसले पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आता कि कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पिता के लिए लड़कियों को ले जाने का काम करे, कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही। ये बातें आपकी निगाह से किस तरफ इशारा करती? जी, जहाँ तक मुझे लगता है इसका बेसिक जो है, हमारी पूरी सोसाइटी का जो हमारा जो जहन है वो ही एक अलग तरीके का हो गया है। आज जहाँ मनोवैज्ञानिक होने चाहिए उसकी जगह हम बाबाओं की शरण में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के जाने के, उनके पास जाने की जगह। कम हो गया है। तो ये सारी जो मनोविकृतियां हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो ये शायद उनका परिणाम है। तो कुछ भी हो सकता है, एक बेटी या बेटा ऐसा कर सकता है। मैं मानती हूं कि ऐसा हो सकता है। ये एक तरह की सामाजिक विकृति का परिणाम है। क्या ऐसा हो सकता है रेखा जी कि जब कुछ लोगों को पैसा, समृद्धि, नेम, फेम, हर चीज उनको यूं मिल गई कि वो हद से ज्यादा हो गई, तो उनके लिए शायद ये जिसको मिडिल क्लास वैल्यूज कहा जाता है, ये सब एक तरफ हो गई और उनकी प्रायोरिटीज कुछ दूसरी हो गई। शायद यही इस मामले में भी दिखता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम एक उंगली उठाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, उसको आरोपी होता है या वो दोषी करार हो जाता है, उसके साथ साथ अगर हम अपने गिलेबान में झांक के देखें तो कहीं शायद हम भी उतने ही दोषी हैं। क्योंकि जो गेट रिच क्विकली वाला जो फॉर्मूला है कि फटाफट मैं बहुत ज़्यादा शोहरत पालूं या बहुत ज़्यादा पैसा पालूं, या मैं इमिजिएटली, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो हम फटाफट मुझे कोई ब्रेक मिल जाए, या मैं बहुत बड़ी सीनियर एडवोकेट, अगर मैं वकालत की बात करूं, अभी कुछ समय पहले हमारा जो वकीलों का प्रोफेशन है वो भी इसी तरह से लाइमलाइट के अंदर आया था कि मैं फटाफट जज बन जाऊं या मैं फटाफट सीनियर एडवोकेट बन जाऊं या मेरे पास बहुत बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत पैसा आ जाए। तो अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो क्या इस तरीके से लॉटरी तो कहीं पर भी नहीं लग जाती है। देयर इज नो फ्री लंच एज दे से। तो जो लोग ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं या ऐसे बेवकूफ बनते हैं, वो उतने के उतने दोषी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा कहीं पर भी कोई फॉर्मूला 44 नहीं है जिस बाबा के पास जाके वो आपको एक ऐसे कोई फॉर्मूला बताएगा कि जी आप गोलगप्पे खा लीजिए, आप
आप बना ये जाके नाली के अंदर या आप ना काले ये दाने डाल दीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, या आप रोज आरती करिए, या आप मेरा नाम लीजिए तो उसी से आप इतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, इतनी शोहरत मिल जाएगी। तो ये कहीं ना तो कहीं वो मिडिल क्लास वैल्यूज का दर्शक है, ये उसके ऊपर एक पॉइंटर है कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं, आपने मिडिल क्लास का नाम लिया, तो जो मध्य वर्गीय लोग हैं वही बहुत ज्यादा पिसते हैं इसके अंदर, या एट द सेम टाइम छोटे तबके के लोग और बहुत हाई क्लास लोग। डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है उसका। अगर एक इंस्टेंट कॉफी की तरह आजकल की दुनिया के अंदर हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी परिश्रम नहीं करना चाहता, कोई भी अपना कर्म नहीं करना चाहता। तो हम बुद्धू बनना चाहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन कुछ एक्सटेंट तक होती है, जहां पे हम अबला नारी की अगर बात करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिन नारियों की हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं या पुरुषों की बात करते हैं कि उनको एक्सप्लॉयट किया गया, वो वाकई में इतने अबला नहीं होते हैं, इतने ही कमजोर नहीं होते। कमजोर उनका खुद का दिल क्या होता ये है। भी इसमें जिस तरफ इशारा किया जा रहा है महेंद्र साहब कि बहुत सारे लोगों को ये बातें, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही उनको तकलीफ हो जाती है कि उनका उत्पीड़न हो गया या उनके साथ कोई बड़ी ज्यादती हो गई। शायद वो इस तरह की बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये शायद एक बड़ी छोटी सी कीमत लगती होगी बदले में वो जो हासिल हो रहा है उसके मुकाबले। लेकिन जब कहीं कोई ऐसा मौका और मुकाम आया जहां उनको ये लगने लगा कि नहीं उनका तो उत्पीड़न कर लिया गया, लेकिन बदले में जो वो हासिल करने की चाह रख रहे थे वो नहीं उन्हें हासिल हुआ, तब इस तरह की शिकायतें। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप ये काम इतने दिनों तक करते जाएं और उसका खुलासा इतने दिनों बाद किसी एक के जरिए हो और फिर कोई एक दूसरा बड़ी हिम्मत करके सामने आए, ये क्या दिखाता है महेंद्र साहब? देखिए, खुलासा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आप रिकॉर्ड चेक करें, अंबाला में आरोप लगे, बॉम्बे में भी ऐसा हुआ था, सूरत में भी ऐसा हुआ था, अहमदाबाद में भी हुआ था। आरोप पहली बार मतलब क्या किसी जगह की पुलिस उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी इसके पहले? बिल्कुल बिल्कुल। उन पर हाथ डालना तो बहुत दूर की बात है, पुलिस हमारी कंप्लेंट तक नहीं लेती थी। जब पुलिस कंप्लेंट नहीं लेगी तो आगे केस नहीं चलेगा, केस नहीं बनेगा तो न्यायिक जांच नहीं होगी, और जब जांच नहीं होगी तो दोषी कैसे करार दिया जाएगा। और जिन लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट देने की कोशिश की, पुलिस ने कंप्लेंट लेने की बजाय उन लोगों को डराया धमकाया, मेरे पास सबूत है। और आसाराम के गुंडों ने उनके घर जाकर, उनकी दुकानों में, ऑफिस में, उनके ठिकानों पे जाकर तोड़फोड़ करी, उनको मारा पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। जब एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, दो के साथ ऐसा हुआ, तो तीसरे आदमी ने सामने आने की हिम्मत नहीं की। कोई भी आदमी सामने आने की हिम्मत करता ही नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि आसाराम बापू की एक पुस्तक निकलती है गुरु गीता, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति गुरु की निंदा करता है तो उसकी जीवा काट दो। इनडायरेक्टली उन्होंने क्या लिखा है, गुरु की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीवा काटने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। मतलब यदि आप गुरु की निंदा करने वाले की जीवा काटने में यदि समर्थ हैं तो उसकी जीवा काट देनी चाहिए, और समर्थ नहीं है तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। तो आसाराम बापू के समर्थकों में, उनके साधकों में एक ये चीज कूट कूट के भरी हुई है कि जो गुरु की निंदा करे बस उसका विरोध करो, उसको मारो, उसको पीटो। और मारने पीटने की जो बातें आती हैं वो डायरेक्ट बापू के एकदम ऊपर से ऑर्डर होते हैं। आसाराम बापू के आश्रम में जो भी घटनाएं घटती हैं, किसी को मारना है, पीटना है, प्रेम करना है, अंदर करना है, बाहर करना है, वो सारी बातें बिल्कुल बापू से लेकर नीचे तक आती हैं। कोई भी चीज, अच्छा, आपको जब आसाराम आप बापू के नारायण आश्रम में साईं के एक भी चीज ऐसी नहीं घटती आसाराम बापू की आज्ञा के बगैर, एक पत्ता भी वहां पर नहीं हिलता। नहीं, आप ये बताइए कि ये हर एक अपराध जो वहां चल रहा था, हर एक तरह का, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हवाला के संदर्भ में भी अगर आप उनकी परतें उखाड़ें तो आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या करते रहे। बहरहाल ये जांच का और जांच की एजेंसियों में लगी लोगों का विषय है। लेकिन आपको ये लगता है कि हर एक मामले में पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, या आसाराम का ज्यादा और बाकी लोग उनके मुकाबले इनोसेंट कहे जा सकते हैं? नहीं, पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पूरे परिवार में आसाराम बापू का अपना सर्कल रहा, उस सर्कल में फिर नारायण साईं का अपना सर्कल रहा, भारती देवी का अपना सर्कल रहा, माताजी का अपना सर्कल रहा। तो एक तो अपना अलग अलग सर्कल रहा, एक सर्कल रहा जो पूरा क्लब हुआ। तो पूरा का पूरा परिवार जो है इसमें, जैसे अपने हवाले की बात करिए, जो भी बातें हैं, पूरा का परिवार उसमें बिल्कुल इक्वली, बिल्कुल एक समान तरीके से वो सब दोषी है। रंजना जी, ये एक बात खास तौर से, क्योंकि आपने अभी इसके पहले जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों को अपनी भूमिका भी इस संदर्भ में देखनी चाहिए कि वो क्या रही है, और तब किसी की तरफ उंगली उठानी चाहिए। क्या ये बात भी सच है कि ये घटना हमारे समाज में ज्यादातर व्याप्त दोमुहेपन को उजागर करती है, और जब तक इस दोमुहेपन से हम खुद छुट्टी नहीं लेते, खुद इसको दूर नहीं करते, तब तक इस तरह की घटनाएं कभी किसी बाबा के माध्यम से, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सामने आती रहेंगी?
दिनेश, आपने बिल्कुल सही कहा, सही रग पर आपने उंगली रखी कि समाज में जो दोमुहापन है, समाज में जो औरत का द्वय दर्जा है, जो क्योंकि देखिए आखिर ये कौन इनका टारगेट बना? औरतें बनी, औरतों का इस्तेमाल किया। कौन इनकी सभा में सबसे ज्यादा भेजा गया, पहुंचा गया, स्वयं गया? पढ़े लिखे मूर्खों ने अपने घर की महिलाओं को भेजा। वहां जाकर के आप देखिए पूरा जो ये भजन कीर्तन नाच गाना जो भी होता था, जो आप लोग आजकल बड़ा हर परत खोल के दिखा रहे हैं, जैसा किसी ने भी कहा, तो कौन लोग हैं? क्योंकि उनके मन की इनसिक्योरिटी, उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता औरतों को, उनके मन में बड़ी इनसिक्योरिटी है, उनके मन में बड़ी चाहत है कि अगर पति का भला हो जाए, पुत्र का भला हो जाए, तो वो ये सारी मन्नतें मांगने, और उनको लगता था कि ये व्यक्ति उनको ये सब कुछ दे देगा। और समाज में तमाम, यही बाबा नहीं, अभी तो मैं आपको बताऊं कि तमाम और जो इसी तरह की सिद्धि ख्याति प्राप्त कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिन लोगों ने कर रखी है, आप जरा से जाके उनके भी अंदर झांकेंगे तो फिर तमाम इस तरह की बातें वहां पर भी दिखाई पड़ेंगी आपको। लेकिन सवाल है कि हम अगर ये तय करके बैठे कि हमें आंख मूंद के रखना है, जिस दिन आंख खुलेगी उस दिन हर राज्य का अधिकारी आज कह रहा है जमीन कब्जा कर ली, आज कह रहा है कि पैसा हवाला में भेजा, कोई कुछ कह रहा है। तो ये कहां थे ये लोग? इसका मतलब कि कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था ऐसे लोगों को ढक तोप के रखती है। रंजना जी, आपकी बात में रेखा जी को जोड़ना चाह रही हैं। खुल गया तो खुल गया जी। मैं रंजना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जहां पे उन्होंने कहा कि अब जाके कैसे ये हुआ, तो कहीं कोई लेवल के ऊपर और भी किसी अफसर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और मुझे ये इस बात का पक्का विश्वास है कि जब इसकी तफ्तीश होगी इस मामले की, बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा, जहां पे इसमें हो ना हो कि इसमें कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल नहीं। रेखा जी, एक बात बताइए, लेकिन अगर मैं अपने साम्राज्य का येन केन प्रकारेण इस तरह से विस्तार कर लेता हूं कि उसमें बहुत सारे लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं, अब उनकी रोजी रोटी का सवाल बन गया। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ही दिन भ्रम में रखकर, लेकिन उनके घरों में मैंने अपनी तस्वीरें टंगवा दी गुरु के नाम पर। तो अब अगर मैं किसी बड़े अपराध में पकड़ा भी जाता हूं तो डिफेंड करना उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। बेशक वो जानते हो दिल में कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, लेकिन किसी की रोजी रोटी का सवाल है। और किसी ने अध्यात्म के नाम पर उनकी घर में फोटो टांगकर इतने दिनों तक उनकी पूजा कर ली है कि हर एक पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति ये जानता है कि ये तो उसका पुजारी है, लिहाजा डिफेंड करते रहना शायद मजबूरी है। नीरजा जी, इस एक केस में भी ऐसा हुआ हो सकता है? संभव है कि इस केस में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उनके फॉलोअर्स के रूप में। लेकिन एक चीज जो मेरे मन में आ रही है वो ये है, आप जो हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दोहरेपन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सब पूरा समाज शामिल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाइल ये सही है, उसको इस केस से डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहना कि सभी शामिल है, सभी दोषी है, उससे क्या आसाराम बापू का दोष हल्का कर देना एज अ रिजल्ट, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो दोषी है, अगर लोगों ने हिम्मत जुटाई है, अगर सरकार ने उन्हें पकड़ा है, इतने पावरफुल होने के बावजूद अगर आज वो जेल में है, अगर उनको बेल नहीं मिल रही है, तो अगर ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे जाता है केस के पावरफुल से पावरफुल आदमी भी पकड़ा जा सकता है, उसको सजा मिल सकती है, तो ये सबक होगा, औरों को भी इससे एक हिम्मत बनेगी कि अगर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो हम सामने आएंगे और तो उससे एक प्रक्रिया बनेगी। मैं मानती हूँ कि सारा समाज दोषी है, हम सब लोग दोहरेपन के शिकार हैं, लेकिन जहाँ पकड़ा गया है, नहीं नीरजा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ तो होगा ही, ये बहुत बड़ा केस इन पॉइंट है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये, कि इतने बड़े अपराधी जिसकी इतनी सब बातें, एक 15 साल की एक बिटिया ने हिम्मत की कि उसने कहा, ठीक है, और उसको पागल बताना, उसको हर तरह के उसके चरित्र पर लांछन लगाने का काम और आशाराम को डिफेंड करने का काम देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी कर रहे हैं। मैं उनसे अपील आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की महिलाओं की तरफ से करना चाहूंगी कि कृपा करके पूरी जिंदगी नाम कमाया और पैसा भी जितना कमा सकते थे कमाया है, और राजनीति में भी रहे हर तरह से। क्या कारण है कि आज वो इस तरह के व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके बारे में पूरे देश का मीडिया आज हर तरह की बातें सामने ला रहा है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बहुत ही गंदा और घटिया है वहां पर।
और उसमें निश्चित तौर पर सजा होगी। मैं नीरजा जी की बात से सहमत हूं कि उस पर डिफ्लेक्ट मत करिए, कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो। अब इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि हम लोग इस सवाल पर बोलना भी नहीं चाह रहे थे। वो एक अपराधी है, अपराधी की तरह उसके साथ शुरू में हमने कहा गॉडमैन क्या होता है, तो फ्रॉडमैन है, तो ये फ्रॉडमैन का तो अपने आप में शामिल है और वो अपराध की सजा मिलेगी। लेकिन इतना जाना माना वकील देश का एक छोटी सी 15 साल की लड़की की बेइज्जती करता है और वहां खड़ा है, तो ये क्या मतलब? इस दो मुंहेपन की बात आप कर रहे थे ना, ये क्या है आप बताइए। नहीं, अब ये वकीलों के संदर्भ में तो वकील जाने और रेखा जी से हम समझेंगे, और जाहिर है जब केस लड़ना है तो फिर वो मुवक्किल के लिए। अब हमने ये भी देखा कि अब 16 दिसंबर वाली घटना के सिलसिले में जो लोग पकड़े गए थे उनके बारे में तो सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम जगहों पर वो दिखाई दिए। अब कसाब के केस में यही हुआ, लेकिन कोई एक वकील है और शायद वो वकील राम जेठमलानी, अगर उनकी आत्मा इस बात के लिए इजाजत देती है तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो अभी नीरजा जी ने कही कि इसमें कहीं इसको ये मानना कि हमारे समाज में ज्यादातर व्याप्त ये समस्या है और उसमें ये उसी तरह का एक केस है, ये इस मामले को डाइल्यूट नहीं करता नीरजा जी। ये एक मामला ये अपने आप में दिखा रहा है कि अब इस तरह की चीजों में तब्दीली आएगी, लेकिन ये भी विंडो ड्रेसिंग जैसा साबित होगा। कहीं बस एक मतलब सिर्फ लक्षणों का उपचार हो जाएगा और बीमारी का नहीं। अगर सिर्फ हम आसाराम को दोषी मानते हुए और सिर्फ उसकी तरफ उंगली उठाते हुए ये माने कि देखिए पकड़ा गया, बाकी सब तो चीजें ठीक हैं, क्योंकि इसी से हमारे समाज में वो वाली भावना बलवती होती है कि जो पकड़ा गया सो चोर। तो अपनी ज्यादातर ऊर्जा किस बात पे लगाओ कि पकड़े मत जाओ, गलत करो या नहीं करो ये बात दीगर, लेकिन पकड़े मत जाओ। सहमत है नीरजा जी? नहीं, वो तो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस संदर्भ में अगर आप कह रहे हैं कि बाकी सब भी दोषी हैं, ये भी उसके हिस्से हैं, ये तो पकड़े गए हैं, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं, अभी तो कानून अपनी प्रोसेस लेगा और उनको सजा हो जाती है कि इतने पावरफुल से पावरफुल आदमी और रिलीजियस जो गुरु माना जाता है वो तो पॉलिटिशियन से भी पावरफुल होता है, उसकी जो पहुंच होती है, तो फिर समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा सबक होगा। लोगों के लिए बहुत हिम्मत होगी कि अगर वो आगे आएंगे और चार्ज लगाएंगे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो उन चीजों में बात आगे बढ़ेगी, उससे समाज में परिवर्तन आएगा। एक और बात बहुत बड़ी चीज होगी। जैसे निर्भय केस है, एक माइलस्टोन था जी, बिल्कुल। कितना परिवर्तन, उससे पूरा जैसे समाज ही उजागर हो गया कि इस चीज को हम आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे। नौजवान, महिलाएं, मीडिया। एक बात ये भी देखने को मिलती है कि आसाराम के फॉलोअर्स में अच्छे खासे अगर पढ़े लिखे होने का तात्पर्य यह है कि आप किसी तरह की धर्मांधता में यकीन नहीं करते, आप चीजों को तोल मोल लेने के बाद अपने विवेक से और फिर उसके बारे में फैसला लेते हैं। अगर पढ़े लिखे होने का यह तात्पर्य है तो बड़े बड़े डिग्री धारक और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग भी उनके फॉलोअर्स में शामिल थे। ये क्या दिखाता है? और क्या आसाराम केस के उजागर होने के बाद अब किसी तरह की तब्दीली समाज में इस तरह के मामलों में आस्था और भरोसे के नाम पर ठगे जाने के मामलों में क्या होता हुआ अब आगे हम परिवर्तन को ही देखते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद मुंबई भी चलेंगे, चर्चा करेंगे, हाजिर होते हैं। गुनहगारों का ये कुनबा और इस कुनबे के करोड़ों में फॉलोअर्स और इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे पहलू, हर एक पहलू को समझने की हम कर रहे हैं कोशिश। आइए चले मुंबई, उर्वशी वहां मौजूद हैं, प्रज्ञा जी भी वहां मौजूद हैं। उर्वशी, पहले तो आप ये बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए बड़े शहरों में कई तरह के जो चलन आ गए उनको समाज की बीमारी के तौर पर लोग ले रहे हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं, दूसरे तरह के तमाम मुद्दे, समलैंगिकों की शादी और ये वो, लेकिन तमाम दूसरी जगहों पर व्याप्त जो चीजें हैं उनके ऊपर पर्दे डाले जाते हैं, उनको कहीं आस्था और धर्म से जोड़ दिया जाता है, पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इस तरह की बातों पर आपका क्या नजरिया है? लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक इंसान की अपनी सोच होती है, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ होती है। और रही बात आसाराम जी की जो चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में मैंने हमेशा जो न्यूज देखा है वो ये देखा है कि कभी उनके आश्रम में बच्चे गायब हो गए, कभी किडनियां गायब हो गई बच्चों की, कभी हाथ कट गए, कभी पैर कट गए, कभी 5 साल की बच्ची पे रेप हुआ, कभी 10 साल की बच्ची पे रेप हुआ। तो आज मीडिया उतना उछाल रही है उसको और बता रही है
बार बार कि आशाराम जी इतने गुनहगार हैं, तो मेरे उनके फॉलोअर से यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको सपोर्ट ना करके उनकी सही चीजें सामने लाएं और उनको गुनाहों की सजा दिलाएं। नहीं तो ये कौन सी बात है प्रज्ञा जी जो उनके सपोर्टर्स को ऐसा करने से रोकती होगी? क्योंकि जाहिर है अगर इतने दिनों से ये मसले अब सामने आ रहे हैं और अब पूरा का पूरा परिवार इस तरह के मामलों में मुब्तला दिखाई दे रहा है, तो किनारा कर लेने में शायद उन भक्तों के लिए भी ठीक है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं? क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए अब भी वो एकलव्य वाली बात की मूर्ति को रखकर भी अगर आप मानते हैं तो फिर आस्था आपकी जम जाती है और उससे इतर आप कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं होते? आपके मुताबिक ये मामला क्या है? अब इतने दिनों तक मान लिया कि उसको डिफेंड करना मजबूरी बन गई क्योंकि पड़ोसी हंसेंगे, या वाकई दिल से लोग चाहते और मानते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए अब भी अड़े हुए हैं? इसका बेहतर जवाब मैं दे सकता हूँ, आऊंगा आपके पास। मुझे तो जहां तक लगता है आस्था की बात है, और आशाराम बापू पर जो आस्था लोगों की हुई वो दरअसल आशाराम बापू पे नहीं, अध्यात्म को लेकर आस्था। आज का जो लाइफ स्टाइल है, सारी चीजें, आपने कहा कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों से जुड़े हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि वो इन चीजों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन फर्क आ रहा है, जब उनकी गिरफ्तारी की बातें थी उस समय लोगों पर इन चीजों का जो असर था, और अब थोड़ा सा वो लोग न्यूट्रल हो गए हैं या उनकी बातें, उन चीजों को डिफेंड करना, ये चीज कम हो रहा है, तो नो डाउट फर्क पड़ रहा है। माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता है फॉलोअर्स का, और यहां भी होगा। और इतनी बड़ी चीज जब सामने आई है तो आगे से और लोग जो धर्म गुरुओं पर ऐसे अंधविश्वास, अंधश्रद्धा रखते हैं, वो सोचेंगे, समझेंगे। मुझे लगता है एक थोड़ा सा उनके अंदर डर तो आएगा। चलिए, तो थोड़ी सी ही सही लेकिन तब्दीली आएगी इससे। महेंद्र जी कह रहे थे जब मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि इसका बेहतर जवाब मैं दे सकता हूं। महेंद्र जी कहिए। हाँ, आपने कहा कि भक्त छोड़ते क्यों नहीं है? बापू के भक्त इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके आश्रम से एक पुस्तक गुरु गीता निकलती है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि गुरु को छोड़ने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु और मंत्र दोनों को त्याग करने से रौरव नर्क मिलता है। हालांकि उस पुस्तक का कोई आधार नहीं है, वो आसाराम बापू ने विद्वानों से खुद लिखवाई है पुस्तक। भारतीय संस्कृति में या हिंदू शास्त्रों में इस पुस्तक का कहीं कोई आधार नहीं है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक डर बैठ जाता है कि गुरु को छोड़ेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी, गुरु को छोड़ने से मृत्यु हो जाएगी। तो लोग वो उस पुस्तक में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि लोग निर्णय नहीं ले पाते कि हम बापू को छोड़े या नहीं छोड़े। फिर दूसरी बात, समाज का डर भी है। अरे यार, सुबह शाम पहले तो बापू बापू करता था, हरिओम हरिओम करता था, अब बापू को क्यों छोड़ दिया? एक समाज का डर भी लोगों को है और उधर साइकोलॉजिक डर भी है, दोनों बातें हैं। रंजना जी, आपको क्या लगता है, ये जिसको कहा जा रहा है कि ये बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी इस बात का अभाव दिखाई दिया, क्या वाकई पढ़ाई लिखाई के अगर बरक्स देखें हम तो एक बड़ा अभाव है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लिटरेसी का हमारे देश में? देखिए, स्पिरिचुअल वॉइड तो है, क्योंकि अभी जो सारी आपाधापी है वो इस समय समाज के अंदर पैसे को लेकर के है। तो एक तरह से ये है कि रिलीजन, मनी इज द रिलीजन, ये इस तरह का एक मार्केट इकोनॉमी जो पूरा चारों तरफ का ताना बाना आर्थिकी का, सामाजिकी का बन गया है, उसमें निश्चित तौर पर एक तरह का स्पिरिचुअल वॉइड है। लेकिन ये पढ़ी लिखी मूर्खता है कि एक किताब, अपनी तमाम और अच्छी किताबें हैं, गीता पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, और तमाम धर्मों के शास्त्र पढ़ लीजिए, और तमाम तरह की बातें सामने रखी गई हैं, कुरान पढ़ लीजिए, लेकिन कहाँ से ये आशाराम बापू की भक्ति आप छोड़ देंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, मंत्र नहीं जपेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। रंजना जी, आपको हैरानी होती होगी, आपके लिए हैरानी का विषय होगा, लेकिन मैंने अच्छे पढ़े लिखों को उनके मोबाइल पर यह मैसेज आ जाने के बाद कि ये साईं बाबा के नाम पर है और इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, देखिए आपका दिन में कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वरना हो सकता है आपके लिए परेशानी का विषय हो जाए। उनको मैंने फॉरवर्ड करते देखा है और उनको ये पूछते देखा है, यार मैं क्या करूं, बड़े असमंजस में हूं, चलो फॉरवर्ड कर ही देता हूं, बिगड़ क्या जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं दिनेश जी, इस तरह के लोग हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ी इनसिक्योरिटीज हैं। नहीं, देखिए, समाज में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है ना, कभी नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद तमाम लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं,
रोजगार शुरू करते हैं, रोजगार नहीं चलता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आके रोजगार लूट ले रही हैं, उनका बिजनेस लूट ले रही हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। उसी तरह से कोई बीमार है, इलाज के लिए मैक्स में तो सब लोग नहीं जा सकते हैं, फोर्टिस नहीं जा सकते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लाइन ही नहीं पार कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, रोजगार को लेकर, आर्थिक व्यवस्था, परिवार की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। तो इस इनसिक्योरिटी के चलते आदमी सोचता शायद इसी से कुछ हो जाए। आप समझ रहे हैं ना, जो लोग आपको, जहां संपन्न देश है वहां बैठे लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे कि 10 लोगों को भेज दीजिए तो आपको लाभ मिल जाएगा। यहीं पर आपसे वो लुंगी खरीदवाएंगे, आपसे वो काला दाना छिटवाएंगे, उससे आप जो भी तमाम तरह का भूत प्रेत। आप और चले जाइए थोड़ा सा हमारे और अंदर। अच्छा, शिक्षा का अभाव है, ये शिक्षा का अभाव, जो शिक्षित मूर्ख हैं और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, उनको लगता है यही बाबा हमको कुछ दे देगा, इसी को हम, वरना मतलब महात्मा गांधी बापू थे, ये कौन है, इसको बापू क्यों कहा लोगों ने? कितना बड़ा अपराध किया है भारतीय समाज ने इस तरह का। ये तो बड़ा एक विशेष सर्किल दिखाई दे रहा है ये, रेखा जी, अगर इसको ध्यान से देखें। देखिए, आपने एक किताब, आपने लोगों की मानसिकता समझी, लोग किस तरीके से धर्म भीरू हैं ये समझा, उसके बाद उस तरह की लाइनें उन किताबों में जोड़ी कि जिसको पढ़ लेने के बाद वो उससे उबर ही नहीं पाएगा, उसको ये लगेगा कि अगर ठीक है इसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा, लेकिन अगर मैंने इधर से निगाहें फेरी तो हो सकता है मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाए। अब उसके साथ वो लोग जुड़े रहे, अब इतने सारे लोग उसके साथ जुड़ गए कि जो लोग इस तरह के लोगों को अपने वोटर्स के तौर पर देखते हैं, उनको वहां पहुंचकर उनके पैर छू लेना या उनसे माला और मुकुट पहन लेना मजबूरी बन गई, होड़ लग गई अलग अलग पार्टी के नेताओं के बीच में। इस तरह से उस आदमी की क्रेडिबिलिटी पे और ठप्पे पर ठप्पे लगते चले गए। तो कुछ लोगों को शायद उनकी हकीकत के बारे में पता भी था, लेकिन वो मुंह खोलने से बचते और कतराते रहे। तो ये तो बड़ा खतरनाक, बड़ा दुष्चक्र है ये। और क्या इस बारे में हमारे समाज में और हमारे खासतौर से कानून की निगाहों से जो लोग देखते हैं और उनके रखवाले हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये सिर्फ एक बलात्कार का केस आइसोलेशन में नहीं है, या किसी आसूमल जिसका नाम अब आसाराम बन गया है, उसके एक सिर्फ एक आश्रम के अंदर जिस तरह के कुकर्म होते हैं उसकी बात नहीं है। ये जैसे कहते हैं मधुमक्खी का छत्ते के ऊपर अगर पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, यू आर स्टरिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट, पता नहीं क्या क्या बातें, यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। इसी में बनने भी तो हमने दिया, छत्ते को बनने हमने दिया, इसलिए बनने दिया क्योंकि कहीं ना तो कहीं हमारा उसमें स्वार्थ था, हमारा प्रलोभन था और हमारे को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था। ये सिर्फ, जैसे मैं फिर उस बात को दोहरा रही हूँ, सिर्फ एक बलात्कार का मामला या किसी के कुकर्म का मामला नहीं है। जिस तरीके से अतिक्रमण हुए, जिस तरीके से इतने सारे आश्रम बने, जब अभी इसके अंदर हो ना हो, इस बलात्कार की जब केस की जब छानबीन होगी, तफ्तीश होगी, तो इसमें कुछ और भी बातें निकल के आने का मुझे लगता है एक बहुत सॉलिड चांस है। और मैं एक राजनीतिक एंगल भी इसके अंदर मैं देखती हूँ, कहीं तो कहीं इसके अंदर कहीं पे किसी मंत्री की, किसी राजनेता की पॉलिटिकल पेट्रोनेज जरूर होगी, जिसके बिना इतने बड़े आश्रम, जो सिर्फ एक वाइस डेंसी नहीं है, वाइस डेंसी नहीं है, मैं सिर्फ कुकर्मों की तरफ बात नहीं करी, नहीं तो ये पॉलिटिकल कह रहे थे, बहुत बड़ा किन्होंने जमीनें अलॉट की, किन्होंने वहां पर आश्रम बनने दिए, सब मिलके ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसका जब तक जैसे स्कैम्स की बात करते हैं कि 2G स्कैम हुआ, बहुत बड़ा, बहुत चर्चित एक 2G स्कैम था, वहां पे कोई 2-3 नेता जैसे कोई मोई या कोई राजा, एक वही इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत बड़ी फॉरेन कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनको भी जैसे कहते हैं एवरीबडी वाज गेटिंग किकबैक्स आउट ऑफ इट, सबको कहीं तो कहीं पे लालच था, कोई प्रलोभन था। इसी तरह से ये इतना बड़ा जो एम्पायर बन गया। पहले दिन जब ये बात पता चली कि जोधपुर पहुंची एक लड़की जो कि शाहजहांपुर से ताल्लुक रखती थी, उसके साथ यौन शोषण हुआ, तो ऐसा लगा कि ये एक मामला है। लेकिन जब ऐसा अब ये लग रहा है कि वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था, वो तो धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई। लेकिन क्या ये परतें वहां तक पहुंचेंगी जहां इससे जुड़े हुए कुछ और प्रभावशाली लोगों के नाम शायद इससे जुड़े हुए होंगे, या बस वहीं तक जहां तक इस समाज को और इसके सिस्टम को सूट करता है? दूसरे ये भी कि इसको एक केस मानते हुए और वो दोषी था, वो पकड़ा गया और देखो उसको सजा मिल गई और हम तो पाक साफ हैं और दूसरे इस तरह के लोग पाक साफ हैं। इस मानसिकता के साथ ये समाज आगे चलना चाहता है, या ये समझा जाएगा कि पहले जो ऊर्जा हमने इस बात पर लगाई है कि पकड़े मत जाओ, बेशक चोर रहो, अब अंदर भी कुछ तब्दीली आएगी? इसी सवाल के साथ फिलहाल इस चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अहम खबरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।